आतंकवाद, मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो उत्पत्ति हुआ है वो हुआ है जम्मू कश्मीर से, और इसमें हमारे जो बगल में जो पड़ोसी जो हैं, जो पड़ोसियों का बड़ा योगदान रहा है। आतंकवाद कहते किसे हैं? आप लोग बताना चाहोगे आतंकवाद किसे कहते हैं? आतंकवाद में और मिलिटेंसी में क्या डिफरेंस क्या है? आतंकवाद में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग घड़ी बना लेते हैं और इसी के तहत पढ़ेंगे। पहले जैसे आतंकवाद का परिभाषा का जो उत्पत्ति है, तीसरा है कि आतंकवाद के कारण क्या है, उसके बाद है आतंकवाद का प्रकार क्या है, चौथा हम लोग ये भी समझते हैं कि आतंकवाद और ये उग्रवाद से कैसे भिन्न है। ये उग्रवाद है या ये अलगाववाद है, अलगाववाद है या ये मिलिटेंसी है या ये नक्सलवाद है, इससे कैसे भिन्न है आतंकवाद, ये भी जानना चाहिए। उसके बाद पांचवा, आतंकवाद का जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या पड़ा है, ये प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि इसके इम्पैक्ट जो है वो प्रभाव को दो तरीके से हम लोग यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि आतंकवाद का जो प्रभाव है वो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय स्तर पर क्या पड़ा है, दूसरा हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। तब आता है कि आतंकवाद को रोकने के उपाय क्या है। आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम, और इस कदम में भी दोनों, एक हो गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। जब पढ़ते हो तो पूरा इस पर्सपेक्टिव में हम लोग आतंकवाद पे बात करेंगे। इन सारे बात को इस टॉपिक के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है। बस में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चन जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में आतंकवाद पे, तो वो भी आप लोगों को पेपर में देखना कि भाई 2017 में जैसे एक बार सवाल पूछा गया था आतंकवाद पे, वो सवाल क्या था। अभी 2021 के मेन में कोरोना को लेकर के भी जोड़ करके सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो कोरोना भी एक प्रकार का ये जैव आतंकवाद के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। पहले से ही सवाल पूछते रहा, यूपीएससी में लगातार पूछता रहा है, तो उन सबको भी ध्यान रखना है। आतंकवाद किसे कहेंगे, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 9/11 जो अमेरिका में हुआ था, या 26/11 जो भारत में हुआ था। तो 9/11 और 26/11, इसे कोशिश क्या किया गया, कोशिश किया गया डर पैदा करने का। और इसमें किया गया था, इसमें दोनों में बड़े हिंसा हुआ था। आप 26/11 से भी परिचित हो, 9/11 से भी परिचित हो। तो आतंकवाद वास्तव में कोई पूछता है क्या, तो ये कह सकते हैं कि आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है, भय फैलाने का एक गैर कानूनी तरीका है। ये पनपता क्षेत्रीय रूप में है, प्रभाव इसका वैश्विक पड़ता है। गौर करना इस बात को, ये पनपता क्षेत्रीय रूप में है, पर इसका प्रभाव क्या है, वैश्विक स्तर पर पड़ता है ये। और लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों के द्वारा हिंसा पैदा किया जाता है, और ये डर जो लोगों में पैदा होता है, वो डर का नाम है आतंकवाद। क्योंकि जो आतंकवादी संगठन है या इस कार्य में जो संलिप्त लोग हैं, वो वास्तव में चाहता क्या है, वो चाहता है कि आम लोगों को डराए। आम लोग अगर डरेगा तो सरकार पे दबाव बनाएगा, तो सरकार पे दबाव बनाएगा तो सरकार डरेगी। और इसलिए ये एक हथियार के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करता है, जो कभी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके, तो कभी आम जनता को नुकसान पहुंचा करके। कहते आतंकवाद न किसी धर्म का है, न किसी जाति का है, न किसी पंथ का है, न उसका अपना कोई मजहब है,
न वो बच्चे, न वो महिला, न वो पुरुष, न वो मंदिर, न वो मस्जिद, न वो गिरजाघर में वो अंतर नहीं करता है। उसका सिर्फ और सिर्फ अपना एक सर्टेन उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो इस तरह के कार्यों को, घृणित कार्यों को, अमानवीय कार्यों को, असंवेदनशील कार्यों को, ठीक है, वो हमेशा समय समय पे अंजाम देते रहता है। नतीजा इससे क्या होता है? इसके कारण देश का सभी वर्ग, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे, ठीक है, सबके वृद्धि और विकास क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। और जो भी देश अगर इससे पीड़ित है, वहां पे जाकर विकास देख लो। आतंकवाद के कारण देशों का विकास सालों पीछे चला जाता है। आज पाकिस्तान का क्या हालत है, श्रीलंका में क्या हो गया, कभी तमिल, ठीक है, टाइगर होता था वहां पे, आज भी, आज श्रीलंका की हालत देखो, आज पाकिस्तान की हालत देखो। इवन हम अपनी भी हालत कहें, जब तक जम्मू एंड कश्मीर में अब जाकर के राहत महसूस कर रहे हैं, तो हमको, मुझे तो लगता है कि 2020, मतलब ये मान के चलो ना, 14 तक, बिफोर मोदी, ये तो बना ही बना था। इवन आफ्टर मोदी भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पुलवामा में क्या हुआ था और उड़ी में। तो पुलवामा और उड़ी हमारे पास एग्जाम्पल है, तभी तो जाके हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और अभी भी छिटपुट जो घटनाएं, वो नहीं कि नहीं हो रहा। अभी तो मैं 2 दिन पहले देख रहा था, तो छिटपुट घटनाएं हो रहे, पर घटनाओं का जो तारतम्यता है, जो लगातार है, कंटिन्यूटी है, उसमें कमी आया है आफ्टर सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का जो कमी आया है, तो कहते हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि ये मानव जाति के लिए खतरा है, क्योंकि इसके कई रूप है। आज ही मैं देख रहा था अमेरिका में लोन वोल्फ अटैक हो गया। अब अक्सर मैं देखता हूँ कोई व्यक्ति खुद को बंदूक ले लिया और 10 लोगों को गोली मार दिया, 20 लोगों को गोली मार दिया, कहीं पे ट्रेन उड़ा दिया, कहीं पे प्लेन उड़ा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे हाईजैक कर लिया, ठीक है। तो ये सब जो घटनाएं हैं उसमें अब थोड़ा सा कमी आया है, पर अब उसके प्रकृति बदल गए हैं। अब ये साइबर अटैक के रूप में हो रहा है। साइबर हमला भी क्या एक प्रकार का आतंकी तो है। इससे आपको इकोनॉमिक यहाँ पे लॉस किया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस सबसे बड़ा लॉस है आज के डेट में। आने वाले समय में आपके सैटेलाइट खतरे में हो सकता है, आपकी खुफिया जानकारी खतरे में हो सकती है, आपके सामरिक महत्व के प्रतिष्ठान हो वो खतरे में हो सकते हैं। तो आतंकवाद की जब बात आती है, इस बात में हमेशा याद रखिए कि कभी कभी आतंकवाद भी मीडिया का सहारा लेता है खुद को प्रचार प्रसार करने के लिए। जैसे आईएसआईएस, ठीक है, आईएसआईएस ने क्या किया, पूरा जो सीरिया का जो क्षेत्र है, पूरा जो इराक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अपना एकदम प्रभुत्व जमाया। 5 लाख इसके लड़ाके हो गए, पूरे दुनिया के देश के लोगों लड़कों को इनवाइट कर दिया, आके शामिल हुए। और जब उस पे जब अमेरिका और कई दुनिया के ब्रिटेन वगैरह सब लोगों ने जब उस पे जब हमला बोला, तो जब उसके जो लड़ाके जब भाग रहे थे, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, डर के एक से एक तस्वीर, एक से एक वीडियो, एक से एक भाषण, एक से एक संदेश समय पर वो जारी करते रहा है। तो कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कृत्य, ठीक है, जो किसी व्यक्ति अथवा संगठन अथवा नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा किया जाता है, आम जनता, लोग अथवा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, वैसे सभी कृत्य को हम आतंकवाद कहते हैं। क्योंकि उनका एक लक्ष्य होता है, वो होता है राजनीतिक लक्ष्य। और इस बात को ध्यान में रख करके लीग ऑफ नेशन जो समझौता हुआ था, लीग ऑफ नेशन समझौता 1937 में हुआ था, उसमें आतंकवाद को नए सिरे से डिफाइन किया गया। और उसमें कहा गया कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो किसी राज्य के विरुद्ध किया गया हो, जो एकदम से नपा तुला हो और जिसका उद्देश्य हो
लोगों के मन में डर के भावना को पैदा कर देना, बैठा देना, वैसे सभी कृत्य को हम आतंकवाद कहते हैं। इस परिभाषा को पुनः जो है अलग अलग समय पे अलग अलग संस्थाओं ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश किया है। और टेररिज्म जो शब्द है, टेररिज्म अंग्रेजी का शब्द है, तो टेरर का मतलब होता है डर। टेरर का मतलब क्या होता है? डर। ये डर किसी भी चीज से हो सकता है। ये डर बम से हो सकता है, ये डर बंदूक से हो सकता है, ये डर कोरोना वायरस का हो सकता है, ये डर ऐसे ही किसी भी चीज का हो, और जिसे व्यापक क्षति हो, लोगों के मन में डर हो। कितना डरे थे हम लोग कोरोना में, तो भी तो एक आतंकवादी था। आतंकवाद किसे कहते हैं? कोई भी हिंसात्मक गतिविधि किसी व्यक्ति लीग ऑफ नेशन कन्वेंशन 1937 के अनुसार आतंकवाद का परिभाषा क्या है? इसमें कोई भी हिंसात्मक घटना किसी राज्य के विरुद्ध इसलिए किया जाता हो जिससे कि वहां के लोगों के भी मन में वहां के लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके, जिससे कि वह समूह अपने निहित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उसे आतंकवाद कहा जाता है। कोई भी हिंसात्मक घटना किसी राष्ट्र के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध इसलिए किया जाता हो जिससे कि वहां के लोगों के जेहन में या मन में डर पैदा किया जा सके, ताकि वह समूह, संगठन अथवा आतंकी ताकत अपने निहित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। वैसे किसी भी कृत्य को आतंकवाद कहा जाता है। तो ये लीग ऑफ नेशन कन्वेंशन हुआ था 1937 में, और उसमें ये परिभाषा सेट किया गया था। तो लक्ष्य यहाँ पे राजनीतिक भी हो सकता है, लक्ष्य यहाँ पे आर्थिक भी हो सकता है, लक्ष्य यहाँ पे धार्मिक भी हो सकता है, लक्ष्य यहाँ पे सामाजिक भी हो सकता है, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है।
या राजनैतिक, कोई भी लक्ष्य हो सकता है। लेकिन आतंकवाद ये भारत में कैसे आया? मतलब आतंकवाद का जो आतंकवाद है, भारत में कैसे पनपा? हमारा कंसर्न इससे है। और इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा पता है। देखो, यहां पे गौर से समझना बात को। आतंकवाद भारत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था, जब हम पाकिस्तान के साथ 71 में जब हमारी जो लड़ाई हुई थी, इसमें बांग्लादेश अलग हो गया था और उसी एग्रीमेंट में हाँ 71 में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था और उसके नतीजा हुआ कि पाकिस्तान से जो है ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया बांग्लादेश के रूप में। और वहीं पे हमने शिमला एग्रीमेंट किया था और जिसमें हमने ताशकंद एग्रीमेंट में किए हुए जो समझौता था, उस समझौता में जो भी प्रावधान हमने शामिल किया था, उसी प्रावधान को पुनः दोहराने की बात कही थी और वहीं पे बात समाप्त हो गई थी। लेकिन हमने तो यह कर लिया था, पर पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा था, मुद्दा ये। तो पाकिस्तान के दिमाग में चल रहा था कि अब हम कभी भी इंडिया के साथ आमने सामने नहीं भिड़ेंगे, बल्कि हम टुकड़े टुकड़े में हम इंडिया के साथ भिड़ेंगे। और एक पॉलिसी बनाया, कट्स इंडिया, ठीक है ना, माने 1000 कट्स विथ ब्लेड, माने ब्लेड समझते हैं पत्ती से। इंडिया को हम एक साथ लड़ेंगे नहीं, बल्कि हम 1000 कट्स जो है थोड़े थोड़े जो है परेशान करते रहेंगे। और इसी दृष्टिकोण के तहत, इसी नीति के तहत उसने भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। और इसके लिए उसे एक पीरियोडिक तौर पर वो ऐसा कदम कर सके, तो उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, उसका नाम है ISI। ठीक है। और ISI जो संस्था है, बेसिकली इसके अंदर दो संस्था बना, एक था ISI ट्रेंड और एक था ISI कंट्रोल। इसके अंदर बनाया इसने ISI ट्रेंड और एक बनाया उसने ISI कंट्रोल। और ये बात है 1979 की बात मैं कर रहा हूं, 1979 का बात है। ठीक है। इन्हीं दोनों को मिलाकर के हम लोग ISI कहते हैं। ISI का मतलब हुआ ठीक है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI का मतलब क्या है, इंटर सर्विसेज। निर्माण कौन किया था सर? पाकिस्तान ने। इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये ISI का पूरा नाम। जो इंटर सर्विसेज जो इंटेलिजेंस देख रहे हो, जिसे हमने कहा ट्रेंड या कंट्रोल, इसी में से इसने क्या किया, एक को कब कन्वर्ट कर दिया लश्कर तैयबा में, ये बना लश्कर तैयबा। और दूसरा बना यहां पे जैसे मोहम्मद, इसको शॉर्ट में जैम कह सकते हो, जैसे मोहम्मद। ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम लोग लश्कर तैयबा, ठीक है, लेट के नाम से हम लोग उसको बोलेंगे आगे। अब इन्हीं दोनों संस्थाओं को दिया गया, लश्कर तैयबा को और जैसे मोहम्मद को दिया गया कि आपको भारत में जाना है और आतंक को फैलाना है
इनके अंदर जिन लड़कों को बहाली किया गया उनको धर्म के नाम पर बहाल किया गया और उनको कहा गया कि टेररिज्म इज अ ड्यूटी। मतलब इसमें जिन लड़कों को बहाली किया गया लश्कर तैयबा में, जैसे मोहम्मद में, उन लड़कों को धर्म के नाम पर बहाल किया गया और उनको कहा गया कि आतंक फैलाना तुम्हारा धर्म है और जाओ दूसरे धर्म के संस्थाओं को नष्ट करो और हो सकता है तो जितना आप आर्थिक नुकसान कर सकते हो ये भी करो। और इस प्रकार से इंडिया में 1979 में आतंक का जो है उत्पत्ति हुआ और इस 80 के बाद ये बड़े प्रभावी तौर से सक्रिय हो गया। 90 आते आते तक इन लोगों ने एकदम से बहुत बड़े स्तर पे आतंक फैलाना शुरू कर दिया। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो अमेरिका है उसने रसिया को बैलेंस करने के लिए, याद रखना इस बात को, जो यूएसए है, अमेरिका ने रसिया को बैलेंस करने के लिए इसने भी आतंक का सहारा लिया है। कह रहा था कि देश की आजादी के बाद जब हम तीसरे बार पाकिस्तान से जब भिड़ रहे थे 1971 में, तब पाकिस्तान से चूंकि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था बांग्लादेश के रूप में और इससे पाकिस्तान खार खाए बैठा था और उसने तय किया कि अब हम इंडिया के साथ आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि हम छोटे छोटे हमले करेंगे और इंडिया को हम थाउजेंड्स कट विथ ब्लेड, इस पॉलिसी के तहत उसने हमारी तरफ बढ़ने का प्रयास किया। अब इसके लिए उसने क्या किया, एक संस्था बनाया जिसका नाम है ISI और ये बना, तो इसको तो हम लोग वैसे कई सारे प्रकार में बांट के पढ़ेंगे, करीबन 10 से ज्यादा टाइप में हम इसको बताएंगे अलग अलग तरीके से। इससे पहला है धार्मिक आतंकवाद, दूसरा है वामपंथी आतंकवाद, तीसरा है यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे दक्षिण पंथी आतंकवाद, उसके बाद चौथा होगा राज्य प्रायोजित आतंकवाद, इसके बाद पांचवा है इसमें नार्को आतंकवाद, छठा होगा यहाँ पे पर्यावरणीय आतंकवाद, ऐसे ही यहाँ पे सातवां होगा आत्मघाती आतंकवाद, आठवां होगा यहाँ पे जैव आतंकवाद, फिर 9th है यहाँ पे साइबर आतंकवाद और तब होगा 10th में लिख लो साइबर के बाद लोन वोल्फ अटैक, लोन वोल्फ आतंकवाद। चलिए 11 और एक का और लिख देता हूं, 11 भी कर लो और 11 में लिख सकते हो निर्जातीय आतंकवाद, या इसको बोलते हम लोग हैं इथनो नेशनलिस्ट। इसके बाद और भी कई सारे इसके हम अगर टाइप देखें कि जैसे मान लो हिंटरलैंड में है टेररिज्म, तो वो भी एक टाइप है। इसके बाद अगर हम और कहें तो तुम्हारा स्टेट स्पॉन्सर्ड में भी होता है कि एक सॉन स्टेट होता है, एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर मेरे समझ से इतना बहुत सारा टाइप हो गया, ये इतना ही रहने दो आप लोग। तो इसको अगर क्लासिफाई करें तो 200 से ज्यादा प्रकार में इसको क्लासिफाई करते हैं, पर बहुत स्पेशलाइज हो जाएगा वो। तो आप लोग एटलीस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कोई भी 5 आप उसको ध्यान रखना। जैसे अभी जो करंट में जो चल रहा है उसको याद रखो, तो करंट तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे एक ये हो गया जो बहुत ही करंट है, ये साइबर आतंकवाद, ये तुम लोग इस पे जरूर लिखना। जैव आतंकवाद कोरोना के बाद ये भी प्रखर हो गया हुआ है, इसको लिखना, ठीक है ना। इसके बाद जो पर्यावरणीय आतंकवाद है ये इस पे जरूर आप लोग लिखिए। और ज्यादातर जो है या तो राज्य प्रायोजित या तो आप धार्मिक, इन 6 पे आप लोग कम से कम याद रखना है। शेष आपको याद, अगर नहीं भी रहता है तो उससे कोई बहुत बड़ा बात नहीं, कम से कम आपको इतना याद रखना है। चलिए एक एक करके सब हम लोग बात करते हैं। पहला हेडिंग बनाइए आप लोग, धार्मिक आतंकवाद। पहला है धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद की जब हम बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जिनको ये लगता है
कि आतंक फैलाना एक धार्मिक कर्तव्य है। आतंक फैलाना एक धार्मिक कर्तव्य है और इनके दिमाग में ये जहर बैठा दिया गया है। धार्मिक आतंकवाद का जो एग्जाम्पल है वो सारा का सारा जो आप लोग देख रहे थे, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जो लश्कर तैयबा है ग्रुप, ये ग्रुप हो, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, तो ये सब धार्मिक आतंकवाद का ही एग्जाम्पल था ये। या ISIS में भी जो भर्ती था, ISIS में, तो ये भी, इसमें भी जो लड़ाके थे सबके सब धर्म से प्रेरित है। ये धर्मांध युवा है जिनको ये सिखाया जाता है कि आतंक फैलाना एक धार्मिक कृत्य है, ठीक है, और ये धर्म के आधार पर ही मोटिवेट होता है ये। तो यहां पे एक लाइन यहां लिख सकते हो, इस तरह की गतिविधि धर्मांध अथवा धर्म के आधार पर प्रेरित करके युवाओं के द्वारा दूसरे धर्म के विरुद्ध किया जाता है। तो दूसरे धर्म के जो भी धार्मिक महत्व के जो भी मंदिर हो चर्च हो, उस पर वो हमला करता है। ठीक है, और इन्हें इस बात का शिक्षा दी जाती है कि आतंक फैलाना एक धार्मिक कृत्य है। इससे आपको सीधा क्या होगा, आपको स्वर्ग के दरवाजे आपको खुल जाएंगे। आतंक फैलाना एक धार्मिक कृत्य है। माने हिंसा क्या है? हिंसा जो करना है एक दैविक जो है कृत्य है, ये कह लो। इस प्रकार के आइडियोलॉजी इनके दिमाग में भर जाता है। आप कोई महान कार्य कर रहे हो तो इस प्रकार से प्रेरित करते हैं। तो लड़ाके जो जैसे मोहम्मद या ISIS या लश्कर तैयबा के हैं, सबके सब इस आधार पे उभरती है। दूसरा है यहां पे, दूसरा है वामपंथी आतंकवाद। ये जो समूह है बेसिकली, इसका उत्पत्ति कैसे? पहली बात तो ये कि ये सब के सब वो लोग हैं जो लेनिन हो गया या माओ से तुंग हो गया, रशिया में कौन था? लेनिन। चाइना में कौन है? माओ से तुंग, ठीक है, या कार्ल मार्क्स है, जो यूरोप में है, ये कार्ल मार्क्स। इसके विचार से प्रेरित है ये जो समूह है, ये लेनिन, माओ से तुंग और कार्ल मार्क्स के विचार से प्रेरित लोग हैं। और ये सब लोग अपने अपने यहाँ पे, चाहे लेनिन हो, चाहे माओ से तुंग हो, चाहे मार्क्स हो, ये सब क्या किया है? इन लोगों ने क्लास वर्सेस मास जो है स्ट्रगल को अंजाम दिया है। जैसे यूरोप में क्या हुआ था? यूरोप में शुरुआत में सारा जो लोग था वो एक ही स्तर पे था, लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, वहां पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, तो जो लोग उद्योग लगाए उनकी स्थिति बेहतर होती चली गई, और जो लोग उसमें मजदूरी कर रहे थे उनकी स्थिति खराब होती चली गई। तो मार्क्स ने वहां पे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, जो मजदूरी करने वाले लोग थे, चूंकि उनकी हालत माली सुधर नहीं रही थी, तो वो पूंजीवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। और यही पूंजीवाद का विरोध माओ से तुंग हो, चाहे लेनिन हो, चाहे कार्ल मार्क्स के विचार से जो लोग हैं, उन सब लोगों ने पूंजीवाद का विरोध करते हुए न्यायपूर्ण समाज के स्थापना के उद्देश्य से जो हिंसा किया, उसी को हम लोग वामपंथी आतंकवाद कहते हैं। इनके विचार से प्रेरित जो लोग थे, जब इन लोगों ने पूंजीवाद का विरोध शुरू किया,
पूंजीवाद का विरोध किया, पूंजीवाद का विरोध करना शुरू किया, यानी न्यायपूर्ण समाज के, न्यायपूर्ण समाज के स्थापना के उद्देश्य से। और इस विरोध में ये लोग हिंसा का सहारा ले रहे थे, जिसके लिए इन लोगों ने हिंसा शुरू कर दिया। और हिंसा के कारण जो आतंक फैला, इसका कारण जो आतंक उत्पन्न हुआ, इसी आतंक को, प्रवृत्ति को वामपंथ आतंकवाद कहा जाता है। और इन लोगों का कहना था कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी क्रांति करनी पड़ती है, बड़े बदलाव के लिए बड़ी क्रांति करनी पड़ती है, और अगर जरूरत है तो हथियार भी उठा लो, इन पूंजीवाद का विरोध करो। और ये वर्ग संघर्ष यहां पे सभी जगहों पे शुरू हुआ, जो कि वास्तव में क्या था, ये गलत था। और इसके जो हेड जो भी रहा है, चाहे वो माओ से तुंग रहा हो, चाहे लेनिन रहा हो, चाहे एंगल रहा हो, चाहे मार्क्स रहा हो, सबके सब के दिमाग में यही बात था कि हम अपना राजनीतिक रोटी सेके, और सफल भी रहे लोग अपने अपने समय में। तो ये है वामपंथी आतंकवाद। नेक्स्ट है दक्षिणपंथी आतंकवाद। दक्षिणपंथी आतंकवाद, अब इसमें क्या है पहले समझ लो। ये बेसिकली क्या है कि जब कोई समूह अपने प्राचीन संस्कृति को पुनर्स्थापित करना चाहता है और उसके संरक्षण के बात को दोहराता है, और उसके लिए वो हिंसा पे उतारू हो जाता है, तो वैसे आतंकवाद को हम लोग दक्षिणपंथी आतंकवाद कहते हैं। मतलब जो पुरानी संस्कृति को पुनः बहाल करने की बात करता है और उसके लिए वो हिंसा का सहारा लेता है, वो कहलाएगा दक्षिणपंथी आतंकवाद। समूह पुराने अथवा प्राचीन संस्कृति अथवा उसके संरक्षण के हिंसा करता है, तो ऐसे तो इसे ही दक्षिणपंथी आतंकवाद कहते हैं। तो इसे ही दक्षिणपंथी आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे जर्मनी में नाजीवाद, ठीक है, श्रीलंका में एलटीटी, जो श्रीलंका है, नेक्स्ट समूह था एलटीटी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। तो ये जो समूह है बेसिकली इनका यही कहना था कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है वही संस्कृति पुनः बहाल हो, और जो इसका विरोध करेंगे तो हम उसके विरुद्ध हिंसा करेंगे। तो अभी आजकल एक नया देखे होगे, एक मूवी को आया है पठान, उसमें कोई हीरोइन है, क्या नाम है उसका, जो हीरोइन है लड़की है पतली दुबली सी, दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण ने कुछ कपड़े पहन लिए हुए पीले कलर का, जो भगवा वस्त्र है। अब उसके विरोध में बजरंग दल ने या कई अन्य दलों ने अपना विरोध करना शुरू किया है। पर इस विरोध में ये विरोध कर रहे हैं, पर ये आतंक नहीं फैला रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इसको हम विरोध करते हैं, लेकिन कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आतंकवाद नहीं कहा जाएगा।
लेकिन अब इसके लिए अगर क्या करता कि मार काट मचा देता, 50 सैकड़ों लोगों को जगह जगह कर कोई इस तरह का कोई गतिविधि में भाग लेता, तो हम उसे आतंकवाद कहते हैं। ये विरोध कर रहा है कि नहीं, ये हमारी संस्कृति पे हमला है, तो हम उसका विरोध करना, ये आतंक नहीं है। लेकिन विरोध के लिए अगर हिंसा करते तो आतंकवाद हो जाएगा। ये अपने संस्कृति के संरक्षण की बात हम कर रहे हैं कि ये गलत है तो गलत है, तो इसको कहने में कोई बुराई नहीं है। आप आगे से ऐसा ना कीजिए, या अभी भी ऐसा है कि कहा कि सिम कार्ड हटा दीजिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं करके, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो भी तो गलत है। सवाल है कि हम इस तरह की चीजों को हम लाते क्यों हैं। तो धीमे धीमे हिंदुस्तान में जो भी मान्यता है, जो भी धर्म है, उसके धर्म पर धीमे धीमे प्रहार करना भी तो सही नहीं है। किसी भी धर्म पे हम क्या चाह रहे हैं, सर्वधर्म समभाव का मतलब ये नहीं होता किसी व्यक्तिगत किसी एक धर्म को चुना जाए। हो सकता है कि उसका उद्देश्य ऐसा ना रहा हो, मैं ये नहीं कहता कि उसका उद्देश्य ऐसा रहा होगा। हो सकता है जिस समय उन लोगों ने कपड़ा पहना उसका उद्देश्य ऐसा ना रहा हो, लेकिन इस बात को जिस हिसाब से तुल दिया गया, ऐसा तो नहीं है कि लोग पीले रंग का वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते हैं, लोग पहनने वाले तो पहनते ही है। तो उस समय तो नहीं कि कोई कहता है। सवाल है कि पब्लिकली जब एक्सपोज करते हो और उसका इस प्रकार से उद्देश्य बताते हो लोगों को, तो गलत हो जाता है। तो हमारा ये काम, हम ठीक है ना, हम धर्म के के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी के धर्म पे हम हमला भी नहीं करेंगे, ना अपने धर्म पे हमला होने देंगे। ये भी जवाबदेही होना चाहिए। जैसे अभी नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, नुपुर शर्मा कोई बयान आया, नतीजा क्या हुआ, वो पिछले 8 महीना से वो अंडरग्राउंड है, और अब जाकर के शायद कोर्ट ने उसे अपना जो है अपने जान की सुरक्षा में कहा कि आप हथियार रख सकते हैं, हथियारबंद जो भी है, आप अपना अधिकारी जो भी जिसको भी नियुक्त करना आप रख सकते हो। मतलब उसने स्टेटमेंट दे दिया, उसने जो भी बातें कहा, अब वो उन बातों पर लोग सोचने, ठीक है ना, लोग सोचे विचारे। पर सवाल है कि लोग कहते हैं, लोग का जो मानना ये है कि भाई हम धर्म पे हम कुछ सुनेंगे ही नहीं। आप धर्म पे हम कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है, धर्म चर्चा का विषय ही नहीं है। धर्म, ठीक है, ये तो हिंदू धर्म ही इतना लिबरल है जहां पे लोग चर्चा परिचर्चा ज्यादा करते हैं, और सबको आजादी है कि जो जिसको जो मानना है, जो कहना है, जो करना है, कह ले, कर ले, मान ले। अदरवाइज अन्य कोई भी धर्म है वो चर्चा का विषय होता ही नहीं। धर्म अलग मुद्दा होता है, संस्कृति अलग मुद्दा होता है। मैं बात कर रहा हूं, संस्कृति की बात कर रहा हूं, मैं धर्म का बात नहीं कर रहा हूं। बात समझ लेना आप लोग। संस्कृति का मतलब हुआ आपका पहनावा, संस्कृति का मतलब हुआ आपका खान पान, संस्कृति का मतलब हुआ आपके पूर्वजों ने जो बोली दी है, जो भाषा दिया है, जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कृति के तहत आता है। उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक तत्व है धर्म भी है। लेकिन हम जब भी हम बात करते हैं संस्कृति का, तो लोग उसमें धर्म शामिल कर लेते हैं। संस्कृति का मतलब धर्म से नहीं, संस्कृति वो सब कुछ जो तुम्हें विरासत में मिला है, वो सब के संस्कृति के तत्व हैं। हमारा उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, रहना, बात करना, आसपास के घर, दीवार, पूजा पाठ, सब कुछ, सब संस्कृति के तत्व हैं। तो पुराने संस्कृति हमेशा से ही होते रहा है कि आप जब भी कोई नया काम करते हो, तुम जब भी कुछ नया पहनते हो, तुम्हारे ही घर में तुम्हारा विरोध हो जाता है। जैसे जब लड़के पहली बार जींस का पैंट पहना, तो जो पहले लोग धोती और लुंगी पहनने वाले लोग थे उसने विरोध करना शुरू कर दिया, और जब लड़कियां पहनी तो और विरोध हो गया। धीमे धीमे क्या हुआ, संस्कृति का भगवाकरण। तो आज क्या हुआ कि धीमे धीमे संस्कृति के नाम ये परिवर्तन के नाम पर लोगों ने अंग प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठीक है, कम कपड़े में आ गए लोग, और वो आधुनिकता हो गया वो, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो पश्चिमीकरण हो गया। तो चीजें बदल रही हैं, उस बदलाव के हिसाब से हम अचानक नहीं बदल पाते हैं। जैसे जब यूपी में योगी जी आए, तो उन्होंने कहा कि भाई पब्लिक प्लेस पे जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो आपस में बैठ करके किसी तरह का वार्तालाप नहीं कर सकता है। बल्कि उनका कहना यह था कि जिस हिसाब से पब्लिक प्लेस का भी लोग मिस यूज कर रहा है, जिस हिसाब से रह रहा है, चल रहा है, जी रहा है, उससे क्या जा रहा है। कुछ काम पर्दे में अच्छे लगते तो पर्दे नहीं होना चाहिए, उसको बेपर्दा करने की जरूरत क्या है। उससे जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनके अंदर क्या विचार जाएगा। आप अच्छा अगर बोल नहीं सकते हो तो बुरा क्यों बोल रहे हो। अच्छा को बचा नहीं रहे हो, पर बुरा बोल जा रहे हो, ये गलत है ना। तो जो गलत है उसे गलत तो करना ही पड़ेगा ना।
तो गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर कैसे होगा? कहना तो पड़ेगा। और हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा अगला जो पीढ़ी है वो तो बहुत जल्दी, जिन संस्कृतियों को बनाने में आप पिछले 25,000 साल लगे, अब उन 25,000 साल की संस्कृति को आप मात्र 50 साल में 100 साल में पूरे को बदल दो, ध्वस्त कर दो, तो ये भी तो उचित नहीं है। एक सवाल का उत्तर दो तुम लोग, मैं पूछ ही लेता हूं, मेरे मन में यही गया। समाज को धर्म की आवश्यकता है कि धर्म को समाज की आवश्यकता है? समाज सामाजिक रूप से चले, समाज में जो लोग हैं मानव के तरीके व्यवहार करें, इसलिए हमें धर्म की आवश्यकता है। लेकिन हो उल्टा रहा है ना, हो उल्टा रहा है। हम इस तरह हम भगवान को हम सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है ना कि जब आप भगवान को सुरक्षा प्रदान आप करने लगते हो। चलो उस पर आगे नहीं जाएंगे, इधर ही रहते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट इसके बाद है दक्षिण पंथी आतंकवाद के बाद तो राज्य प्रायोजित आतंकवाद जो इसके दो स्वरूप है। एक तो ये है कि मान लो हम यहां पर इसको समझे, तो कभी कभी दो तरह का होता है। एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड और एक होता है नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो पाकिस्तान जो है आईएसआई के द्वारा भारत में आतंक फैलाने का काम कर रहा था, तो ये क्या हो गया, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ आतंक का सहारा ले रहा है, उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए या उसे विकास के राह में अगर चल रहा है उसको पीछे धकेलने के लिए। ठीक है, तो ये भी बड़े लंबे समय तक बड़ा प्रसिद्ध रहा है और इसमें कई देश शामिल रहा है। जैसे अमेरिका ने सहारा लिया, अमेरिका ने भी, यूएसए ने सहारा लिया यहां पे इसके विरुद्ध, रशिया के विरुद्ध। तो आईएसआई के द्वारा पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध और अमेरिका ने अलकायदा के द्वारा या तालिबानियों के द्वारा रशिया के विरुद्ध। तो ये जो एक्शन है ये है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई देश का नेता अपने ही लोगों के विरुद्ध आतंक का माहौल पैदा करे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? दूसरा होता है नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड, एक होता है नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड, गैर राज्य प्रायोजित आतंकवाद होता है। इसके दो स्वरूप हैं, एक हो गया ये स्टेट वाला और एक होता है इसका दूसरा स्वरूप है वो है नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड, गैर राज्य प्रायोजित। समझना है इसको जरा सा टेक्निकल। यहां पे देश शामिल है, इस वाले में क्या है, इसमें देश शामिल नहीं होगा, इसमें देश कोई भी माने दूसरा भी देश शामिल नहीं होगा, देश शामिल नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो स्टेट है, चाहे वो पाकिस्तान है, वो फंड दे रहा था आईएसआई को, तो यहां पे इसको फंड कौन दे रहा था? यहां पे पाकिस्तान फंड दे रहा था। यहां पे अमेरिका फंड कर रहा था किसको? तो जब अमेरिका द्वारा फंडेड हो, यूएसए के द्वारा फंड मिल रहा था अलकायदा को, तो ये जो फंड मिल रहा था या इसके द्वारा जैसे मोहम्मद को जो फंड मिला था जेएम को, जैसे मोहम्मद, या इसके द्वारा अलकायदा को जो फंड मिल रहा था, और इस फंड के दम पर अलकायदा अगर ये आतंक फैला रहा है और ये भारत के विरुद्ध, तो ये हो गया स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद। एक होता है नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड, गैर राज्य, इसमें कोई देश क्या है शामिल नहीं होगा, वो फंड नहीं करेगा आतंकी समूह को। इसमें ये कोई भी देश फंड या फिनांस नहीं देगा आतंकी समूह को। आतंकी समूह को यहां पे जो फंड है वो नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, बल्कि उसको जो फंड है, ठीक है, वो किसी दूसरे समूह से आ रहा है। भारत में जैसे मान लो आईएसआई क्या कर रहा था, ये आईएसआई हमारे यहाँ एक संगठन था, उसका नाम था सिमी, एक संस्था था जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया, तो सिमी को फंड मिल रहा था और सिमी
भारत के भीतर आतंक फैलाने का काम कर रहा था। नार्को आतंकवाद का मतलब हुआ जब कोई ड्रग्स से जुड़ा हुआ आतंकी गतिविधि हो, ठीक है, जिसमें मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा हो, माने ड्रग्स तस्करी, इससे संबंधित हिंसा हो, और इसके द्वारा जो आतंकी समूह होता है धन इकट्ठा करता है। ये जैसे दाऊद इब्राहिम का नाम सुना है? मुंबई में जो 91 में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें उसका हाथ था। वो ड्रग तस्कर भी था और मुंबई हिंसा के लिए जवाबदेही था। तो वो आएगा उसके वैसे लोगों के द्वारा, चाहे छोटा शकील है या छोटा राजन है या दाऊद इब्राहिम है, तो ये सब इसमें आ जाएगा, नार्को आतंकवाद में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक तो हिंसा भी कर रहा था, ड्रग तस्करी भी कर रहा था, और शूट आउट, आप लोग पढ़ते हैं ना, शूट आउट एट लोखंड वाला, शूट आउट एट यहाँ, तो ये भी तो आतंकी था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नार्को आतंकवाद में। और दुनिया में इस तरह का जो आतंकी है, इससे अमेरिका भी पीड़ित है, इससे तुम्हारा साउथ अफ्रीका है, उसके कई सारे राज्य भी पीड़ित हैं। और ये अभी भी हमारे देश में ये जो समूह है, ये भी अभी भी सक्रिय है। ये नेक्स्ट है, इसके बाद पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय आतंकवाद क्या है? मतलब पंजाब में लोग पराली जलाते हैं और दिल्ली में लोगों का दम घुटता है, तो ये आतंकवाद है कि नहीं है? पंजाब और हरियाणा के लोग पराली जलाते हैं और दिल्ली में लोगों का दम घुटता है। कुछ ऐसा ही कांड किया था, कौन पता है? सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा। लेकिन सद्दाम हुसैन ने क्या किया, ये है गल्फ युद्ध का कहानी है, मैं बता रहा। इसका फेमस था गल्फ वार के नाम से। ये हुआ था 1991 में। इसने क्या किया, अपने जो ये इराक का राष्ट्रपति था, ये इराक का राष्ट्रपति था। इसका गल्फ युद्ध में क्या था, ये युद्ध हुआ था इराक और कुवैत के बीच में, ये चल रहा था, ये युद्ध चल रहा था इराक और कुवैत के बीच में। इसने क्या किया, अपने यहां लगभग हजारों, चूंकि इसके यहां पूरे क्या ना ऑयल का भंडार है, तेल के भंडार है, तो इसने अपने यहां चारों तरफ क्या, वो तेल के जो भंडार था इराक में, उन भंडारों में कहा कि आग लगा दो। ठीक है, ये यहां पे आग लगवा दिया। ऐसे हजारों तेल भंडार में, हजारों की संख्या में तेल भंडार में आग लगवा दिया। तो कितना पागल था ये। और इसका धुआं इतना हुआ, इससे निकलने में धुआं इतने ज्यादा हुए हैं, इससे पूरा कुवैत चपेट में आ गया धुआं से। पूरा कुवैत क्या हो, धुआं हो गया एकदम से। और इस प्रकार से इसने कुवैत को हथिया भी लिया, कुवैत को जीत भी लिया इसने। तो ये जो आतंक है, यही है पर्यावरणीय आतंकवाद का एग्जाम्पल। चूंकि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक प्रकार का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन काम कर रहा है ना, समझ रहे हो ना। या अगर आप कभी युद्ध करते हो, युद्ध में आप प्रयोग करते हो, आजकल बड़ा फेमस हो गया हुआ है कि बात बात में लोग न्यूक्लियर वेपन का यूज कर लेता है, परमाणु हथियार। अब न्यूक्लियर वेपन का यूज किए, लेकिन इस न्यूक्लियर वेपन से निकलने में जो रेडिएशंस है, उस रेडिएशंस के कारण क्या हो, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। पर्यावरणीय जो अन्य भाई, इंसान के इंसान से दुश्मनी है, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं का क्या कसूर है? तो रसायन का यूज कर रहे हो युद्धों में, ये केमिकल से क्या हो रहा है, पर्यावरण का क्षति हो रहा है, इन रसायनों से इनका क्या है? ठीक है, या कोई बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, बायो वेपन्स का, और इस वेपन से अगर अन्य जीव जंतु पीड़ित होता है तो उसमें, ठीक है, बायो वेपन का भी सहारा लेता है कि भाई पेड़ पौधा को नष्ट कर दो। जैसे अमेरिका ने वियतनाम का यूज किया था, एजेंट ऑरेंज का यूज किया था अमेरिका ने। तो कोई भी न्यूक्लियर वेपन हो या कोई केमिकल वेपन हो गया, जैसे मतलब ताबून है, सरीन है, सोमान है, या बीएफएक्स है, या मस्टर्ड गैस है, या कोई भी ऐसा एजेंट जो ब्लिस्टर एजेंट हो, या नर्व एजेंट हो, या केमिकल एजेंट हो, जिससे पर्यावरण को क्षति हो रहा है, तो अन्य जीव जंतुओं का क्या कसूर था? या आपको जो लड़ना है उसमें महिला है, छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर था? या जो सामान्य नागरिक, उनका क्या कसूर है? तो ये सब के सब जो WMD है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये सब इसमें आ जाता है। ये सब मिलकर किसे नुकसान पहुंचा रहा है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे आतंक को हम लोग बोलते हैं पर्यावरणीय आतंकवाद, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।
अगर कोई ऐसा हथियार या ऐसा तरीका जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो वो आ जाएगा पर्यावरणीय आतंकवाद में। और पर्यावरण को नुकसान करके वास्तव में हम व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं ना। आप पर्यावरण को नुकसान करके किसको प्रभावित कर रहे हैं? व्यक्ति को कर रहे हैं। तो इसका भी डर होता है। दिल्ली में लोगों को रहने में डर लगने लगा है। कई लोग तो कहें कि भाई दिल्ली में तो इतना सांस घुटता है कि गैस चैम्बर हो गया हुआ है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों ने भी कहा कि दिल्ली क्या है, गर्मी के मौसम में गैस चैम्बर हो जाता है। ठीक है, तो प्रदूषण का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होने से क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं, इसलिए दिवाली में क्या हो, भीम फटाखे को उड़ाने की बात कहा गया है कि आप कोई केमिकल फटाखा को, क्रैकर्स को नहीं उड़ाइए। अब इसके बाद है, नेक्स्ट है आतंकवाद का कारण संसाधनों का असमान वितरण। वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण। चौथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना। विकासात्मक कार्य के लिए, विकासात्मक कार्य के लिए उचित मुआवजा दिए बगैर उचित मतलब वो संतुलित मुआवजा दिए बगैर स्थानांतरण। फिर पांचवा हो गया। छठा भेदभाव, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, या क्षेत्र के आधार पर। सातवां नई प्रकार की व्यवस्थाओं, या सरकार का सत्ता में आना। समान जब विकास होगा तो किसी क्षेत्र विशेष के लोग आवाज उठाएंगे और उसको सुनाने के लिए सरकार को वो हिंसात्मक गतिविधि को भी अंजाम देता है। वो जैसे हम लोग कोविड के समय देख रहे थे कि जब हम वितरण में सिर्फ असमानता कर दिए तो समस्या हो गया था। कोविड के वैक्सीन के वितरण में सिर्फ समस्या हो गया तो लोग उग्र हो गए थे। तो ये तो विकास की बात है। तो असमान विकास होगा तो जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है उससे लगेगा कि भेदभाव कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों का यही तो इल्जाम था। इसके अलावा क्या क्या पॉइंट होंगे और लिख लो आतंकवाद के कारण में। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद
अलगाववाद, नेक्स्ट है धर्मांधता, दक्षिणपंथी अथवा वामपंथ विचारों से प्रेरित होना, सैन्य शासन, कभी कभी स्थिर अथवा तंत्र से प्रेरित लोग अथवा तंत्र से पीड़ित लोग। अभी राष्ट्रपति मुर्मू ने कही कि बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे गलती कर बैठते हैं और उस कारण पुलिस वाले उसे उठा के जेल में डाल देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उससे उगाही करने का प्रयास करते हैं और इसके कारण उसके घर वाले घर का लोटा गिलास भी ना बिक जाए, वो कभी जाता भी नहीं देखने हैं कि क्या सजा हुआ है, कब तक का हुआ है, कब छूटेगा। अगर वो आदमी कुछ महीनों कुछ सालों तक अगर वहीं रह गया, जब वो छूटा वहां से, तो वो शर्म से नहीं जाता अपने घर लौट करके कि घर में वहां पे घर है भी कि नहीं है, और जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे। तो वैसे जो लोग हैं कई दफा इजी रूट को तलाश करता है और इस तरह के काम में संलग्न हो जाता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है राजनीतिक इच्छा होता है यहाँ पे। राजनीतिक इच्छा राजनैतिक उद्देश्य हो सकता है। तो ये सारे क्या है, कारण है ये। तो इतने सारे कारण लिख सकते हो आप आराम से। अब हम बात करें आतंकवाद के ये जो फंडिंग है, वो फंडिंग कहां से होता है? आतंकवाद को जो फंड है वो आता कहां से है? कोई भी समूह बनता है, संगठन बनता है, तो उसके लिए फंड चाहिए। तो आतंकवादियों का जो फंडिंग है वो होता कहां से, पहले समझ लेते हैं। लोन वोल्फ मतलब अचानक कोई भेड़िया की तरह का तुम पर हमला कर दे, कोई मशीन गन लेकर क्या और अचानक से क्या वो हमला कर दे और 150 लोग मार दे, और ये हमला किसी स्कूल पे, किसी कॉलेज में, किसी मॉल में, अन्य किसी भी पब्लिक प्लेस पर, अन्य किसी भी जो पब्लिक प्लेस है, किसी व्यक्ति के द्वारा अचानक हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। तो इसी डर को लोन वोल्फ आतंकवाद कहते हैं। के द्वारा अलगाववादी समूह के द्वारा हिंसा के बल पर राज्य को हासिल करने के उद्देश्य से राज्य को अथवा राजनीतिक शक्ति को हासिल करने के उद्देश्य से किया जाने वाला आतंकवाद है। अब इसमें आत्मघाती या स्व आतंकवाद, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, खुद इसने क्या किया, अपने अंदर बम छुपाए हुए है और खुद को ब्लास्ट करवा दिया। ये खुद को ब्लास्ट कर लिया। राजीव गांधी का डेथ हुआ था, बेअंत सिंह का डेथ हुआ था, चाहे राजीव गांधी का मृत्यु हो ह्यूमन बॉम्ब बन के, हाँ, या बेअंत सिंह जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, इनका जो मृत्यु हुआ, ये जो ह्यूमन बम या कहीं कहीं व्हीकल्स के अंदर बम ब्लास्ट, तो किसी वाहन के अंदर आप बम को डाल करके और खुद को उड़ा देते हो। कि इस तरह के जो है, ये है स्व आतंकवाद में, कि आप खुद को तो नष्ट कर ही लिए, लेकिन साथ साथ कई लोगों को लपेटे में ले लेते थे। तो राजीव गांधी में हिंसा में किसका हाथ था?
श्रीलंका वाला जो एलटीटी है, ये खार खाए हुए था, और यही श्रीलंका में सकर ये समूह था, समाप्त हो गया। हालांकि अभी भी इसके लोग हैं हालांकि, लेकिन बहुत दिन तक श्रीलंका को भी परेशान किया, और भारत में राजीव गांधी की हत्या के पीछे भी इसी का हाथ था। तो ये है बेसिकली आत्मघाती या स्व आतंकवाद, जिसमें कोई व्यक्ति खुद को उड़ा देता है और ऐसा करके जो भी टारगेट है उस टारगेट को ये नष्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है जैविक आतंकवाद। जैव आतंकवाद, जैव आतंकवाद से सब लोग फेमस हम लोग हैं। जैव आतंकवाद का मतलब हुआ जैव हथियार का यूज करना, जैव हथियार के द्वारा आतंक फैलाना, जैसे चीनी वायरस या कोरोना का लो, जैसे कोविड-19। तो कोविड-19 क्या होगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो जैव हथियार को हम लोग कहते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और आज से मान लिया कोविड-19 हो गया, या ऐसा कोई भी हो, जैसे मान लो इबोला है, ठीक है, तो इबोला के साथ मिक्स कर दो मंकी पॉक्स को, ऐसा कोई भी जिसे इसी के साथ कोविड-19 को मिक्स कर दो, या कोई लैब में ऐसा केमिकल जेनेटिकली मैनिपुलेट करके और ऐसे कोई नया तरह का वायरस बना लो इन सबको जोड़ करके जो और घातक हो, ठीक है, जैसे मान, और उसका यूज करते हुए हथियार के रूप में, जिससे लोगों के बीच में डर फैलता है, कि ये कहलाता है जैव आतंकवाद। तो जैव आतंकवाद में हम एक तो हुआ कि भाई ये तो मनुष्य के विरुद्ध हो गया, हो सकता है ये जानवरों के विरुद्ध भी हो जाए, जैसे मान लो एंथ्रेक्स है, तो जानवरों को भी कर सकते हो आप। हो सकता है पेड़ पौधा के विरुद्ध कर सको, जैसे एजेंट ऑरेंज का यूज किया जाता है, ये एजेंट ऑरेंज। और ये किया था यूएसए ने किया था ये वियतनाम के विरुद्ध, अमेरिका ने किया था वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम के विरुद्ध। एजेंट ऑरेंज क्या किया, ये वियतनाम में जो पेड़ पौधे थे उसको ये नुकसान इतना किया कि वहां पे उपज ही नहीं होता। अब उपज नहीं होगा तो खाएगा क्या वो, और चारों तरफ से और देश को धमका दिया कि उससे कुछ देना ही नहीं है, आपके यहाँ कुछ उपज दे नहीं रहा तरफ से आपको, तो वियतनाम सरेंडर कर दिया और अमेरिका युद्ध जीत लिया। ये स्ट्रेटेजिक वार वेपन्स भी है, और ये इतना घातक है कि ये हजारों परमाणु बम और हाइड्रोजन बम से भी घातक है, क्योंकि परमाणु बम से कुछ शहर जाएगा, लेकिन इसके उपयोग से तो शहर नहीं पूरा दुनिया संकट में आ जाता है ये। तो इसको याद रखिए आप लोग। और इसके जो प्रभाव है वो तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों भी होता है, और ये दिखता भी नहीं है, तो आदमी तो और बड़ा चिंता की बात है कि कोविड में कितना हम लोग डरे थे, आप लोगों को पता ही होगा सब लोगों को। साइबर आतंक, साइबर आतंक से कौन परिचित है, सब लोग परिचित हो, मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप लोगों ने बताया पिटाया रैमसनवेयर हो गया, पिटाया रैमसनवेयर है, तो ऐसे कोई गलत सॉफ्टवेयर का यूज करके आप, या कोई वायरस हो गया या कोई वर्म हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके चंदा उगाही कर लो, दूसरे के सिस्टम को प्रभावित कर दो, साइबर स्पेस को असुरक्षित कर दो, और किसी देश के सामरिक महत्व के, रणनीतिक महत्व के जो डाटा है उसका चोरी कर लीजिए, या किसी का एयर स्पेस जाम कर दो। जैसे अभी अमेरिका में भी हाल में हुआ था कि पहली बार हुआ कि अमेरिकी जो एयर स्पेस है उसको हैक कर लिया और प्रभावित कर दिया, करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया वहां पे। तो इस प्रकार से समय समय पे ये जो साइबर आतंक और जो है आफ्टर कोविड ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है, और सारा दुनिया अब इसी पे फोकस कर रहा है कि कैसे साइबर स्पेस को दुनिया भर में हम किसी भी हमले से या किसी भी इस तरह के समस्या से हम कैसे निजात पाए। और ये क्या है, साइबर आतंक के अंदर लिख सकते हो कि इसमें
राइट। इसके अंतर्गत किसी संस्था, इसके अंतर्गत दुनिया भर के साइबर स्पेस को असुरक्षित बनाया जाता है, असुरक्षित कर दिया जाता है, अथवा उसे हैक कर लिया जाता है। साइबर स्पेस पे हमला करना, साइबर स्पेस पे हमला करना, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नुकसान पहुंचाना, गोपनीय सूचनाओं को हासिल कर आर्थिक, मानसिक नुकसान या सामाजिक अथवा सामाजिक नुकसान पहुंचाना, एवं डर पैदा करना। ऑनलाइन आप लोग ट्रांजेक्शन करते होंगे, पर ऑनलाइन करते तो बहुत लोग बहुत डरते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं एक बार में कुछ गड़बड़ हुआ, सारा का सारा पैसा क्या होगा, हमारे अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। आप अपने लैपटॉप में कोई भी अगर ऐसा डाटा रखते हो या कुछ भी जो व्यक्तिगत है, तो उससे आपका प्राइवेसी वायलेट हो सकता है, या कोई भी ऐसा समाचार जिसे समाज या किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से आर्थिक नुकसान हो सकता है। और कई लोग क्या करते हैं, कई सारे गलत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाते हैं वायरस के रूप में, वर्म के रूप में, इसका दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से जो है डाटा को चोरी कर लेते हैं या उनको परेशान कर देते हैं। इतना परेशान कर देते हैं कि वो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो देता है, और कभी कभी तो वो आत्महत्या भी करने के लिए मजबूर हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया रखा हुआ है और कोई उस अकाउंट को गायब कर दे, तो हो सकता है तुम उस सदमे को बर्दाश्त न कर पाओ, तुम अपना आत्महत्या कर लो, हत्या कर लो, या तुम इस, ठीक है। तो लोग साइबर स्पेस को यूज भी कर रहे हैं, लोग साइबर स्पेस से डरे हुए भी हैं, और ये पूरा दुनिया डरा हुआ कि न जाने किस दिन किस बैंक के ऊपर कौन सा हमला हो जाए, ठीक है। तो कभी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, तो कभी हमारे बैंकों पर, तो कभी हमारे एयर स्पेस पे, तो कभी हमारे सैटेलाइट सिस्टम पर। इस तरह की हमला होने का चांस बहुत तेजी से बढ़ रहा है दिन पर दिन। आपके इंटरनेट पे हमला होने का चांस बढ़ते जा रहा है, इसलिए बचने की जरूरत है। और वर्तमान में सबसे बड़ा चुनौती यही है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड किस प्रकार और कहां से आता है। बस आप लोगों को याद आ रहा होगा, मोदी जी जब आए थे तो डीमोनेटाइजेशन किए थे। डीमोनेटाइजेशन का फायदा क्या था, आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड कहां से आता है, तो ये हो सकता है दूसरे राज्य से आता हो, दूसरे राष्ट्र से आता हो, दूसरे देश से आता हो। दूसरा हो सकता है ये फंड ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा। तीसरा ये फंड कहां से आ सकता है, ये फेक करने से, समझते हो ना, समझ रहे हो ना, डुप्लीकेट जो रुपया होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा हो सकता है ये तस्करी से, तो नशीले पदार्थों का तस्करी, ठीक है, या मानव तस्करी कह सकते हो। मानव हो गया, हथियार हो गया, अंग तस्करी हो, आजकल तो अंगों हो गया है। सारे जो काम है ना, ये सब करते हैं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल। ये कौन करता है, संगठित अपराध, इसी को बोलते हैं संगठित अपराध। सर हो गया। तो ये, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संगठित अपराध तथा आतंकी समूह के तालमेल से, आतंकियों के तालमेल से। संगठित अपराध कौन करने वाले समूह में, जैसे पहले था नेता और आतंकवादी, सुनते हो, पहले बहुत सारा पिक्चर बनता था कि नेता और आतंकी जो एक साथ हैं, तो इस तरह से होता था। तो अगर पुलिस प्रशासन, सैन्य बल, नेता, अगर ये लोग संगठित अपराध में शामिल ना हो और आतंकियों से हाथ न मिलाएं, तो फिर उनको फंडिंग नहीं मिल सकता है। तो फंड इनको ऐसे जनरेट होता था, कई दफा ये राज्य प्रायोजित है, कई दफा ये गैर राज्य प्रायोजित होता है, ये गैर राज्य प्रायोजित होता है ये।
इसके बाद खनन हो गया, खनन है, ठीक है ना। तेल जो होता है संसाधन, वन संसाधन हो गया, जैसे कई लोग लकड़ियों को काट के बेचते हैं, जानवरों के खाल को काट कर पीट करके बेचते हैं, अंगों को काट करके बेचते हैं, कहीं पे कोयला का खनन है, कहीं पे बालू का खनन है, कहीं पे इस तरह के खनन है, इन सबसे फंड आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जहां तक वहां पे खनन से आ रहा है। ISIS वाले जो था, जो पूरा सीरिया में, इराक में, कुवैत वाले जो क्षेत्र सब में जो फैला था, वो था तेल से धन इकट्ठा करता था। इंडिया में कई सारे छोटे छोटे समूह रहे हैं जिनको वन संसाधन से भी वो प्राप्त कर रहा था, और गैर राज्य प्रायोजित भी उनको मिल रहा था, और राज्य प्रायोजित मिल रहा था उनको। तो ये सारे वो तरीके हैं जहां से आतंकवादियों को फंड मिलता है, फंड जनरेट होता है। अब है कि आतंकवादी फंडिंग को रोकने के क्या उपाय है। पहला तो यह है कि आतंकी जो फंडिंग है, इस फंडिंग को रोकने के क्या उपाय है, आतंकवाद को रोकने के उपाय, आतंकवाद को रोकने के उपाय। आतंकवाद को रोकना हो तो क्या करना चाहिए, कैसे रुकेगा ये, तो मैं जो बता रहा हूं वो समझना। पहला है कि फंडिंग को रोक करके, तो आप लोग देखना यहां फंडिंग को रोक करके, पहला पॉइंट ये, पहला तो ये फंडिंग के ऊपर क्या तरीके होंगे उसमें आगे बात करेंगे कि हम किसको रोक करके। दूसरा उपाय हमारे पास यहाँ पे है रोकने के लिए कि हम पहले जो कंडीशन को हम रीएड्रेस करें, तो क्या क्या कारण हो सकता है वो पॉलिटिकल कारण से हो, तो हम कंडीशन रीएड्रेस करना चाहिए, हमको स्थिति को समझना होगा, आतंकवाद के स्थिति या कारण को समझना, ठीक है ना। तो कहां पे कौन सा कारण क्या है, तो उस कारण को समझना, कारण को चिन्हित करना, मतलब कारण का पहचान करना। अन्य जो भी कारण हो, चाहे हो सकता है कारण, यहां पे कारण हो सकता है कि ये राजनीतिक कारण हो, राजनीतिक हो, ये राजनैतिक, हो सकता है ये कारण सामाजिक हो, इसमें ए कर देता हूं, उसको बी कर देता हूं। हो सकता है सामाजिक का हो सकता है कारण यहां पे आर्थिक हो, ठीक है। हो सकता है यहां पे कारण पुलिस प्रशासन का, पुलिस प्रशासन सैन्य बल ऐसा हो कुछ, पुलिस प्रशासन सैन्य बल, या हो सकता है कभी कभी मीडिया कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता विस्तार करके, इसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। अपने तंत्र को आप, और चौथा होता है आप जो समुदाय है, जो जहां का समुदाय है, उस समुदाय को व्यस्त करके, जो भी समुदाय है उस समुदाय को आप, अगर कोई रोजगार है तो रोजगार में दे दो, या उसको किसी अन्य दिशा में उसको व्यस्त कर दो, ठीक है। व्यस्त करने का मतलब है विकास से जोड़ना, विकास कार्य से को बढ़ावा देना। में भागीदार करना। तो कुल इसको हम चार अलग अलग
में हम बात करेंगे पॉइंट्स में। अब मान लो जब पहली बात है कि फंडिंग को रोकने का, तो फंडिंग को रोकने के लिए क्या तरीके हैं? जैसे अभी तुमने कहा किसी बच्चा ने कि इसके तरीके हैं, पहला है कि डीमोनेटाइजेशन करो। तो पहला तरीका हो गया कि भाई डीमोनेटाइजेशन जैसे हमने किया था, ठीक है, तो यह हो गया डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन तो मतलब क्या हुआ, पुराने जो नोट हैं उसको अमान्य घोषित कर दीजिए, समय समय पर नए नोट को डालिए। एक तो हुआ, समझे ना, एक ही बार पुराने नोट को बंद कर दिया फिर नया नोट को डाल दिया। और एक होता है कि लगातार आपको यही करना है, गवर्नमेंट के काम नहीं होता कि लगातार ने पुराने नोट से, आजकल मार्केट में 2000 का नोट कम मिलता है, सरकार ने अपनी नीति को थोड़ा बदला। तो सरकार ऐसा करके बहुत बढ़िया ये काम कर रहा है कि शुरू में डिमोनेटाइजेशन आया, अब क्या हुआ, 2000 का नोट डाला, फिर 2000 का नोट को वापस कर लिया है और अब 500 के नोट को अब कंटिन्यू किए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, कोई आतंकवादी जो गतिविधि है उसको फंडिंग उसका रुक जाएगा। और जो नया करेंसी आप जो डाल रहे हो, समय समय पर नए करेंसी को लाना, समय समय पर ठीक है, एडवांस फीचर के साथ, एडवांस फीचर के साथ मतलब नए करेंसी को लागू करना है। अभी आधार कार्ड को देखिए ना, आधार कार्ड लिया सब लोगों से, कहा केवाईसी करवाइए आपने अपने अकाउंट को, फिर आपको पैन कार्ड से आपके अकाउंट लिंक है, आधार कार्ड से आपके अकाउंट क्या है, लिंक है ये, तो पैन कार्ड से लिंक कर दिया, आधार कार्ड से लिंक कर दिया, केवाईसी करवाने के लिए कर दिया, ठीक है, तो ये कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जो एसएसजी ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता जो समूह है, तो वो समूह क्या है ना, वो कॉपी पर ही क्या है ना, कागज पे क्या है, कई तरह का ऐसे समूह है, लेकिन जमीन तो है ही नहीं, और उनको अच्छा खासा फंड मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे समूहों का जो लाइसेंस है, चाहे वो फेरा के द्वारा, चाहे वो एफसीआरए के द्वारा, चाहे वो फेमा के द्वारा, चाहे वो अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है यूएपीए के द्वारा, वैसे लाइसेंस को समाप्त कर देना जो सरकार ने किया है। तो कई सारे एनजीओ एसएसजी का लाइसेंस को नष्ट करना। तो नेक्स्ट पॉइंट अभी इस डी के बाद यहाँ पे लिख दो आप लोग, कानूनी प्रावधान जो है या व्यवस्था क्या क्या है, इसमें दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक है वैश्विक स्तर पर, एक है भारत के स्तर पर। एक है राष्ट्रीय स्तर पर जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, और दूसरा वैश्विक स्तर पर। अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया है, नंबर एक, जैसे हमने कहा, आप लोग नाम सुना होगा टाडा का, यहाँ पे टाडा के बाद है पोटा का नाम सुना होगा आप लोग को, नाम सुना है, यूएपीए का नाम सुना होगा, चौथा नाम सुना होगा एनआईए का। ये सब नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, टाडा क्या है, पोटा क्या है, यूएपीए क्या है, एनआईए क्या है। इसके बाद और याद रखना, जैसे अभी हम लोग सीसीआईटी बना रहे हैं, उसके बाद ये सब तो कानून है, बेसिकली ये सब तो कानून है। इसके बाद पांचवा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे फिर सीसीआईटी पे, फिर हम लोग बात करेंगे छठा यहाँ पे नेट ग्रिड पे बात करेंगे, नेट ग्रिड पे बात करेंगे, फिर हम लोग सातवां पांचवा का छठा के बाद हम लोग अपस्पा पे बात करेंगे, यहीं पे हम लोग आगे भारत में ही अपस्पा पे बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे सीसीटीएनएस पे बात करेंगे, ये सारे जो है, इसमें कई सारी जो एजेंसियां हैं तो उन एजेंसियों पे भी बात करेंगे।
इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो वैश्विक स्तर पर जो पूरे दुनिया में इस आतंकवाद को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो वो भी एक टॉपिक जो है काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। वैश्विक स्तर पे जैसे मान लो इंटरपोल है, तो वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला हो गया कि भाई इंटरपोल का क्या क्या भूमिका है। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका क्या है। तीसरा यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF, तो इसका क्या भूमिका है यहाँ पे, ये भी थोड़ा समझना होगा। फिर चौथा है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन UN ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म